नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, नंबर सिस्टम का यह 7वां वीडियो होने वाला है और यह वीडियो मैं बहुत रात को शूट कर रहा हूं। लगभग 12 बजे के आसपास मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मुझे समय नहीं मिल पाया था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी मुझे। फ़िलहाल मैं छोटा सा ही वीडियो शूट करके जल्दी से सो जाऊंगा। कल मैं एक बड़ा वीडियो शूट करके मैं आपको जो है, मैं चाहता हूं कि आपका ऐसा ना लगे कि नितिन सर आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो मैं आप सबके लिए और भी बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। हालांकि जितना मेरे पास सामर्थ्य है, जितना मेरे पास समय है, मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। ठीक है, आज जो है गुणनखंड के बारे में हम थोड़ा सा चीज़ें बात कर लेते हैं और थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं जो कि आपकी एससीईआरटी में लगातार पूछा जाता है। तो एससीईआरटी के 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं और गुणनखंड के बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड की अगर मतलब अंग्रेजी की बात करें मित्रों, तो गुणनखंड की अंग्रेजी फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड की अंग्रेजी फैक्टर होता है। आप लोग पहला पॉइंट नोट करिएगा कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, वह जो गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह एक और स्वयं अवश्य होता है, अवश्य होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कोई भी संख्या रहे उसका गुणनखंड एक होता है और वह संख्या स्वयं होती है। अर्थात जितने भी गणित में संख्याएं पाई जाती हैं सबका दो गुणनखंड होता है, एक तो एक होता है और एक वह स्वयं संख्या होती है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड है, केवल एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी संख्या बताइए जिसका केवल एक गुणनखंड है। संसार में जितनी भी संख्याएं आपको दी रहेंगी, प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी रहेंगी, सबका गुणनखंड जो होगा, फैक्टर जो मिलेगा वो एक मिलेगा और स्वयं वह संख्या मिलेगी। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक ही होता है और कोई होता ही नहीं है। एक तो होबे करेगा, लेकिन एक ही या स्वयं भी संख्या है। तो इस पॉइंट को आईएमपी करके आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह आपसे जो है पूछ सकता है फंसाने के लिए। ठीक, चलिए हम फैक्टर की बात कर लेते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि 120 लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 120। ठीक है, 120 में मैं कहूं कि इसके जो है अभाज्य गुणनखंड आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, आपसे मैं कहूं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए। अभाज्य गुणनखंड बताइए। 120 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी की क्लास में जरूर निकाल लेंगे। 120 को पहले काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 60 कट गया, 2 से काटेंगे, 30 कट गया, 2 से काटेंगे, 15 कट गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 एके 5 हो गया। ठीक है, अब अगर 2 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, कितना आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कोई दिक्कत आपको? हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? 2 3 बार आया है 2 की घात 3 लिख दिए, 3 एक बार आया 3 की घात 1 लिख दिए, 5 एक बार आया 5 की घात 1 लिख दिए, आपके पास हो गया, है ना? अब यहाँ पे किस तरीके के सवाल बनते हैं, उन सवालों को देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला टाइप का क्वेश्चन, कोई संख्या दी रहेगी, उसका कहा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या कहा जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे पहला टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे इस तरीके के 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 120 का ही एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, क्या करिएगा? देखिए,
ए की पावर x, मान लीजिए कोई भी गुणनखंड आप निकाले हैं, ठीक है, कोई भी गुणनखंड आप निकाले हैं और उसमें जो है जिस तरीके से 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1 आया। अब मान लीजिए कोई भी गुणनखंड है, उसकी a की घात x गुणे b की घात y गुणे c की घात z आ गया, ठीक है। मान लेता हूँ इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। इसमें से पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो होती है x+1 इंटू y+1 इंटू z+1, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगी तो सब जितने भी घात आपको दिए गए हैं उन घातों में एक एक जोड़ते हुए गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या कहा जाए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो मान लीजिए a अगर सम है, ठीक है, a की जगह पे अगर सम है, आप देख रहे हैं पहले शुरुआत में 2 अगर सम है, जितने भी सम गुणनखंड, सम माने क्या होता है, एक ऐसी ही अभाज्य संख्या है जो 2 है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 हम शुरू में ही ले लेते हैं। अधिकांशतः ऐसा होता है जब हम अभाज्य गुणनखंड करने चलते हैं तो जो 2 वाली संख्या होगी, जो सम वाली संख्या होगी, उसको केवल एक बार लिख देंगे, ठीक है, उसको केवल एक बार लिख देंगे यक्स, इस तरीके से। सम गुणनखंडों की संख्या जैसे ही पूछेगा तो जो जिसके पास जिसकी जो सम वाली घात रहेगा उसको वही लिखेंगे, उसमें नहीं जोड़ेंगे कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो होगा y+1 और z+1 ऐसे करेंगे। और जब आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जो सम वाले गुणनखंड है उसको तो पूरी तरीके से बाई काट कर देंगे, जो विषम वाले गुणनखंड हैं उसी को ले लेंगे y+1 इंटू z+1, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कहा जाए 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिएगा, क्या है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, इस तरीके से है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो जो घात दिया गया है, a की घात x, b की घात y, c की घात z दिया गया है ना, तो जो घात दिया गया है घात में एक जोड़ते हुए गुणा कर देते हैं, अर्थात 3 धन 1, 1 धन 1 और 1 धन 1। कोई दिक्कत, 3 1 4 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 16 है। कितनी है, 16 है। अब कहा जाए 120 के सम गुणनखंडों की संख्या, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर जब आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे आप लोग, सम गुणनखंड में जो जो सम संख्या का घात है उसको एक ही बार लिखेंगे, उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। सम संख्या का जो घात रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। यक्स को मैंने माना है कि सम संख्या की यह घात है, ठीक है। इस वजह से जैसे 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 3 है ना, इसको 3 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, और बाकी में एक एक जोड़ देंगे, 1 धन 1 1 धन 1, ठीक है, सॉरी 1 धन, कितना आया 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद जैसे ही तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी, क्या बतानी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, विषम गुणनखंड में करते हैं कि जो सम वाला है उसको पूरी तरीके से हटा देंगे, उसको लेबल नहीं करेंगे। सम वाले जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, सम गुणनखंड वाले में सम वाला जो रहेगा उसको एक ही बार लेंगे और बाकी में एक एक जोड़ेंगे, लेकिन विषम वाले में सम वाले को पूरा हटा देंगे, विषम वाले में एक एक जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा इसमें, सम वाले को पूरा हटा दीजिए, इसको हटा ही दीजिए, इसमें केवल एक जोड़ दीजिए, 1 धन 1 और 1 धन 1, 1 1 2 2 गुणे 2 2 दूनी 4, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। सम गुणनखंडों को, कुल गुणनखंडों का संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है।
ये तीनों सवाल आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, इस संख्या पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है 360। ठीक है, 360 के तीनों कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है, फिर सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। तीनों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 360 को। ठीक है, चलिए अब बता देते हैं गुणनखंडों के योगफल के बारे में। क्या बता देता हूँ? गुणनखंडों के योगफल के बारे में। चलिए देखिए, अब गुणनखंडों के योग पर जो फार्मूला बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, उस पर एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। वैसे बुक में आप लोग देखेंगे ना तो आपका जो है फैक्टर के बहुत सारे सवाल कराए गए हैं और आपसे शेषफल प्रमेय के सवाल कराए गए हैं। ये सब शेषफल प्रमेय उर्मेय के सवाल आपके मतलब कि आपके यूपी स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, ना ही यूपी टेट में पूछा जाएगा। तो मैं वही टॉपिक को टच करूंगा जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट में आ सकता है, या सीआरटी का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, ये जो अभाज्य गुणनखंड वाले टॉपिक है आपकी परीक्षा में है, इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा आपसे गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। मैंने इसमें अच्छी तरीके से लिख दिया है, माना कोई यन जो है समभाज्य संख्या है और इसका यन का फैक्टर बताया गया है, ए की घात p, b की घात q, c की घात r बताया गया है। जहाँ पर a जो है सम अभाज्य संख्या है, अर्थात a की जगह पे 2 आएगा। ठीक है, और b c जो है विषम अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी a की घात 0, अर्थात जो a है, a का मतलब 2 की घात 0, धन 2 की घात 1, धन 2 की घात 2, 2 की घात जहाँ तक जाएगी धन धन करते हुए चले जाएंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। फिर b की घात 0, धन b की घात 1, धन b की घात 2, इस तरीके से करते हुए b की घात जहाँ तक दी रहेगी वहाँ तक जाएंगे। उसी तरीके से c की घात करेंगे। लेकिन जैसे ही सम गुणनखंडों की संख्या आपसे कह देगा, सम गुणनखंडों की संख्या में इतना ध्यान रखना है, जब सम वाला लिखेंगे तो उसमें a की घात 0 नहीं लिखेंगे। बस यही आपको एक ध्यान रखना है, सम गुणनखंडों में a की घात 0 नहीं लिखेंगे, a की घात 1 से शुरू करेंगे, बाकी सम वही रहेगा। और विषम गुणनखंडों की संख्या में जब आपसे पूछा जाएगा तो विषम गुणनखंडों की संख्या में सम वाला जो रहेगा, अर्थात 2 वाला जो रहेगा, उसको पूरी तरीके से बाईकाट कर देंगे, केवल b की घात 0 से शुरू कर देंगे, c की घात 0 से। जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे बताऊं, आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहा जाए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन वही मैं लेता हूँ, 120 के सम, सॉरी 120 के, पहले कहूँगा 120 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए। कुल गुणनखंडों का योग बताइए, 120 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 120 के कुल गुणनखंडों का योग बताइए। सबसे पहले आप लोग वही करिएगा, 120 का जो है निकाल लीजिएगा। अभी आपने निकाला था, फिर से मैं निकाल देता हूँ। 60, 2, 30, 2, 15, 3 5 15, 3 1 5 1। ठीक है, तो क्या आया? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जैसे कहा जाए कि कुल गुणनखंडों का योग निकालिए, पहला है कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे आप लोग? कुल गुणनखंडों का योग ध्यान रखिएगा, 2 की घात कहाँ तक गया है? 3 तक गया है, तो 2 की घात 0 से शुरू करेंगे। 2 की घात 0, धन 2 की घात 1, धन 2 की घात 2, धन 2 की घात 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 वाला घात कहाँ तक गया है? 1 तक गया है, 3 की घात 0, धन 3 की घात 1। कोई दिक्कत? उसके बाद 5 वाला कहाँ तक गया है? 1 तक गया है, 5 की घात 0, धन 5 की घात 1। कोई दिक्कत आपको नहीं? देखिए, किसी भी संख्या का, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, नोट करके, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है, किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इस बात को नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 की घात 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 2 की घात 1 का मान कितना होगा? 2 होगा। 2 की घात 2 का मान कितना होगा? 4 होगा। और 2 की घात 3 का मान कितना होगा? 2 की घात 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए 3 की घात 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। 3 की घात 1 का मान कितना होगा? 3 होगा।
ठीक। 5 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 5 की घात 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 1 3, मतलब पूरा जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 7 8 15, ठीक है, गुड़े 3 1 4, गुड़े 5 1 6, 15 चौका 60, 60 छक्का 360, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कहा जाए कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 360। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? चलिए यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए कुल गुणनखंडों का योग हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, क्या कहा जाए? आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग बताइए। क्या करेंगे आप लोग? सम गुणनखंडों के योग में एक ही घात जो जीरो लिखते हैं ना, एक ही घात जीरो नहीं लिखेंगे, सेम एक ही घात एक से शुरू करेंगे। एक ही घात एक का मतलब 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3, फिर और बाकी सेम वैसे ही करेंगे। 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, 3 की घात 1 तक है, 3 की घात 1 करेंगे। 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, 2 की घात 1 का मान कितना होगा, 2 होगा, धन 2 दूनी 4 धन 8, 1 धन 3, 1 धन 5, 4 2 6, 8 6 14, गुड़े 3 1 4, गुड़े 5 1 6, 14 चौका 56, 56 गुड़े 6, 6 चौक 36, 6 हासिल 3, 56 36 3 33, कितना आ जाएगा? सम गुणनखंडों का योगफल 336 आ जाएगा। सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। और यहीं आपसे अगर कह दे कि विषम गुणनखंडों का योगफल बात करिए, विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा? इस वाले को आप बाई काट कर देंगे, ठीक है। 2 वाले को आप तुरंत, विषम वाले में 2 को बाई काट कर दीजिए, इसको ही केवल ले लीजिए। 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, करेंगे कितना आएगा? 3 की घात 0 का मान 1 आता है, 1 धन 3, और 5 की घात 0 का मान 1 आता है, 1 धन 5, 4 गुड़े 6, 4 छक्का 24, ठीक है। विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ये पूरा सवाल 100% इस, केवल आपको इतना नोट करना है कि जब कुल गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो 1 की घात 0 धन 1 की घात 1 धन 1 की घात 2 धन 1 की घात 3 डाट डाट 1 की घात, जहाँ तक यहाँ अगर 2 की घात 4 होता तो 2 की घात 4 तक यहाँ तक लेके आते, 2 की घात 3 नहीं रुकते, 2 की घात 4 तक, 2 की घात यहाँ 10 होता, 2 की घात 10 तक जोड़ते लेके आते। 3 की घात यहाँ पर 1 है, 3 की घात 0 से शुरू किया, 3 की घात 1 तक लेके आया। 3 की घात अगर 2 होता, 3 की घात 0 धन 3 की घात 1 धन 3 की घात 2 तक लेके आता। यहाँ पर 5 की घात 1 है, इस वजह से 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 किया, नहीं तो 5 की घात 3 5 की घात 4, जितना यहाँ बड़ी घात रहेगी वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद उत्तर लिख देंगे। सम गुणनखंडों के योगफल में क्या करेंगे? सम गुणनखंडों के योगफल में बस इतना काम आपको करना है, एक ही घात जहाँ पे 0 है उसको हटा देना है, एक ही घात 0 वाले को, एक ही घात 0 वाले इसी को हटा देना है, बाकी सेम वैसे ही लिख देना है, ठीक है। एक ही घात 0 नहीं लिखना है, बाकी सेम वैसे लिखना है। और विषम वाले में क्या करना है? पूरा ए वाला अर्थात जो सम वाला गुणनखंड है उसको तो पूरी तरीके से काट देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो अच्छी तरीके से एक सवाल मैं देता हूँ, आप करके लाइएगा। जैसे 360 वाला आप कर दीजिएगा, उसमें है ना, इसमें जो है 240 का कर दीजिएगा, ठीक है। मैं 240 आपको देता हूँ, 240 के ये तीनों बताइए, कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कैसी लगे वीडियो, छोटी सी वीडियो है लेकिन अच्छा लगेगा आपको, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी बात यही बोलूँगा कि भाई देखिए, एक अच्छा सा कथन है, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। मैं भी जब कोई नया आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, मेहनत करते रहिए, जीवन में एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। यह वही समय है जब बहुत सारे बच्चे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और हर जगह पे केवल ये देख रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। 90% बच्चा यही कर रहा है, केवल 10% बच्चा ही ईमानदारी से पढ़ रहा है। और जो वो 10% बच्चा आज सर झुका के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मेहनत कर रहा है,
निश्चित मानिए वैकेंसी आने वाले समय में अगर 30 से 35 हज़ार आएगी ना, प्रतिस्पर्धा बहुत टाइट रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा।